हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम परामर्श किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार रूप से जानने वाले हैं। इससे पहले हम हमारे जो चैनल है उस पर निर्देशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और मनोविज्ञान का क्या अर्थ है और ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है, ये सारे वीडियो हम उस पर डाल चुके हैं। तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परामर्श किसे कहते हैं और परामर्श का अर्थ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि परामर्श का अर्थ हम जानें तो परामर्श की जो आवश्यकता है वो मनुष्य को निरंतर पड़ती रहती है। अब पहले ज़माने में क्या होता था, यदि उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती थी तो उसका जो परिवार है वो संयुक्त परिवार होता था, जिसमें बड़े-बुज़ुर्ग भी शामिल होते थे। तो वह पहले बड़े-बुज़ुर्गों से सलाह ले लेता था और उसी के अनुसार अपने कार्य को करना लगता था। परंतु आज के इस वर्तमान दौर में व्यक्ति को हर क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता होती है, चाहे वो वैवाहिक हो, व्यावसायिक हो या फिर मेडिकल लाइन हो। हर क्षेत्र में व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता होती है। और आज के इस वर्तमान दौर में व्यक्ति अपने परिवार की सलाह नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसका परिवार उसे गलत सलाह देगा या फिर वो परिवार की सलाह से संतुष्ट नहीं होता है। और उस यदि वो परिवार की सलाह से संतुष्ट नहीं होगा तो कोई तो होगा जो उसे परामर्श देगा, उसे ही हम परामर्शदाता के नाम से जानते हैं। उसे हम परामर्शदाता के नाम से जानते हैं, जिसकी आवश्यकता उसे फिर पड़ती है। अभी बात करते हैं कि परामर्श का अर्थ क्या होता है। तो परामर्श का जो शब्द है, वो अंग्रेजी जो शब्द है वो है काउंसलिंग, और जो अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है काउंसलिंग, जो लेटरिन भाषा होती है उसके कौंसिलम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, यहाँ पर आप गौर करें, परामर्श प्रार्थी यानी जो परामर्श ले रहा है वो अपने से ऊपर वाले लोग से ही परामर्श लेगा, यानी उससे ज्यादा अनुभव जो व्यक्ति रखता है उसी से ही वो परामर्श लेगा, न कि उससे नीचे वाले से वो परामर्श लेगा। अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है, वो परामर्श कहलाता है। यानी वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो उससे ज्यादा अनुभव रखता है, उसके जो वितर्क हैं उनका वो समाधान कर सके। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या का समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है, यानी उस समस्या का समाधान होने पर तो अधिकतम विकास होगा ही, और वह अपना निर्णय स्वयं लेने योग्य हो जाता है। यानी जो परामर्शदाता होता है वो इस प्रकार की सलाह देता है कि व्यक्ति जो है वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है परामर्शदाता से सलाह लेने के उपरांत। अभी हम इसकी परिभाषाएं जानते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं हैं परामर्श की। एजे जोन्स के अनुसार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक छात्र व्यवहारों के सीखने अथवा परिवर्तन करने और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ कार्य करता है, जिससे वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिकार रख सके। दूसरी हमारी परिभाषा है रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार। तो रूथ स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान सम्मिलित प्रयास है, यानी समस्या का जो समाधान करे वही परामर्श है। रोबिन्स के अनुसार, रोबिन्स कहते हैं कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने सहायता दी जाती है। यानी व्यक्ति को उसके और जो स्वयं है व्यक्ति उसके और पर्यावरण के मध्य जो समायोजन स्थापित करने के लिए जो सहायता दी जाती है उसे ही यहाँ पर रॉबिन्स ने परामर्श कहा है। अभी बात करते हैं बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। तो परामर्श को उस अंतर व्यक्तित्व
जो व्यक्तिक संबंध है उसके रूप में देखा जाता है, जिसमें व्यक्तिक तथा सामूहिक परामर्श के साथ साथ वह कार्य भी सम्मिलित है जो अध्यापक एवं अभिभावकों से संबंधित है, जो विशेष रूप से मानव संबंधों के भावात्मक पक्षों को स्पष्ट करता है। यानी इनका मानना है कि जो परामर्श है वो सामूहिक परामर्श के साथ साथ वह सभी कार्य उसमें सम्मिलित हैं जो एक अध्यापक भी सलाह दे सकता है और एक अभिभावक भी उसे सलाह दे सकता है, जिसमें भावनात्मक पक्ष भी आते हैं और मानव संबंध भी उसमें सम्मिलित होते हैं। अभी बात करते हैं कार्ल रोजर्स के अनुसार। कार्ल रोजर कहते हैं कि परामर्श एक निश्चित रूप में निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश से विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। यानी कार्ल रोजर जो हैं वो कहते हैं कि जो परामर्श है वो ऐसी स्वीकृत संबंध है, निश्चित रूप से निर्मित ऐसा स्वीकृत संबंध है जिसको जो ग्रहण करने वाला है, जिसको परामर्श दिया जाता है, उस सीमा तक दिया जाता है ताकि वह उसे समझ सके, उसे समझ कर वह ज्ञान के प्रकाश से विद्या का अर्जन कर सके। अभी बात करते हैं परामर्श की प्रकारों के बारे में कि परामर्श कितने प्रकार का होता है। तो परामर्श 10 प्रकार के यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, इससे भी ज़्यादा परामर्श के प्रकार हो सकते हैं। अभी हम इन 10 प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहला आता है नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सक परामर्श, छात्र परामर्श, नियोजन परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यवसायिक व जीविका परामर्श, निदेशात्मक परामर्श, अनिदेशात्मक परामर्श और समन्वित व संग्रहित परामर्श। इन परामर्श के बारे में हम विस्तार रूप से हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे कि आखिर इन परामर्श में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इन्हें प्रकारों में विभक्त किया गया है। अभी बात करते हैं परामर्श के तत्व कौन कौन से हैं और किन किन जो परामर्शदाता हैं या परामर्श जो विद्वान हैं उन्होंने किस आधार पर परामर्श के तत्वों को विभक्त किया है। तो आर्बाल्क ने परामर्श की परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संकलन रहते हैं। दूसरा, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाता है। जो तीसरा उन्होंने तत्व बताया है, परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। यहाँ पर 3 तत्व उन्होंने बताए हैं कि परामर्श के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक परामर्शदाता और एक परामर्श ग्रहण करने वाला। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याओं स्वतंत्र रूप से हल कराने के योग्य बनाता है। यानी छात्र को उसकी जो समस्याएं हैं उसे स्वतंत्र रूप से, यानी कोई भी समस्या बिना हल के नहीं रहनी चाहिए। सभी समस्याओं का हल स्वतंत्र रूप से, यानी किसी बंधन में न रखकर स्वतंत्र रूप से उसका हल किया जाए। इसी प्रकार विलियम कोटल ने परामर्श के स्थान पर 5 तत्व बताए गए हैं, जैसे 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है, यानी एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्श लेने वाला। तो दोनों में जब संबंध स्थापित होगा तभी वो अपने विचार आपस में कह पाएंगे। परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी के मध्य विचार विमर्श में अनेक साधन हो सकते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता अपनी काम पूर्ण ज्ञान से करता है। परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। जैसी भावना उसकी होगी उस अनुसार इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहेगा। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार से निर्मित होता है, यानी पहला उसके इंटरव्यू के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। अभी बात करते हैं विशेषताओं में। तो विशेषताएं जो इसकी हैं वो इस प्रकार हैं। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया नहीं है। और इस कुछ प्रकार 7 यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं।